हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। एंड भाई तुम लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यूनिट 1 अपलोड नहीं हुआ है, बट द थिंग इज़ लाइक आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो सिंस वेरी लॉन्ग, बट पहले टाइम नहीं मिल रहा था। टुडे आई फाइनली गॉट द टाइम एंड मैंने डिसाइड किया है कि तुम लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं ना, सो एग्ज़ाम से पहले ये वाला वीडियो अपलोड हो चुका होगा। ठीक है, दिस इज़ यूनिट 1। यूनिट 2 और 3 ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे, तो वहाँ पे जाके देख लेना। एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज़ इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस 2। ठीक है, सो ये वाली पूरी यूनिट आज हम कवर अप करने वाले हैं। सो जितनी भी तुम्हारे एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आएंगी, वो सारी की सारी मैंने ये वाली वीडियो में कवर अप कर देनी है। बट द थिंग इज़ लाइक वाइल यू वॉच द वीडियो, मेक श्योर कि तुम चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ऑल्दो मैंने खुद के नोट्स यहाँ पे बना रखे हैं एंड इसकी पीडीएफ भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट द थिंग इज़ कि अगर वो तुम खुद नोट डाउन करते हो ना, इट्स बेटर, क्योंकि कुछ कुछ स्पेलिंग्स होते हैं वो तुम्हें शायद याद ना रहें, तो नोट डाउन करने से तुम्हें वो सब कुछ याद रह जाएगा। बिकॉज दिस इज़ योगा, तो योगा में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक जो स्पेलिंग्स हमें याद नहीं रहते हैं। आई होप यू नोट इट डाउन वाइल आई एक्सप्लेन दिस। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो पहला जो टॉपिक है ना, दैट इज़ शतकर्मा। अभी ना इसको जस्ट रिलैक्स माइंड हो कि पूरा रिलैक्स होके फिर सुनना कि शतकर्मा क्या होता है। बेसिकली जो पहली लाइन है दैट इज़ दीज आर क्लींजिंग टेक्निक्स। क्लींजिंग मतलब क्लीन करने वाली क्या होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, यूज टू क्लीन आइस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना है। अभी जो मैं पॉइंट्स तुम्हें बताऊंगा सिर्फ तुम्हें वही याद रखने हैं, बाकी जो भी पॉइंट्स हैं वो हम डिटेल में आगे जाकर स्टडी करने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि शतकर्मा क्या होता है, क्लीनिंग टेक्निक होती है, क्लींजिंग टेक्निक होती है बॉडी के रिलेटेड, और ये हम करते हैं योगा की जस्ट पहले, आसन के पहले। बट डोंट वरी, अभी बस यही याद रखो कि ये शतकर्मा होता है क्लीनिंग टेक्निक, एंड इसका एक दूसरा नाम होता है दैट इज़ शतक्रियास। ठीक है, सो शतकर्मा और शतक्रियास, बस ये नाम याद रख लो एंड जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ इट। उसके बाद हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि ये होते क्या हैं। ऑलराइट, सो शतकर्मा मतलब अपनी बॉडी को क्लीन करना। जस्ट लेट मी चेक कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। ओके, इट्स देयर। सो टाइप्स ऑफ शतकर्मा क्या होते हैं, वी हैव 6 टाइप्स ऑफ शतकर्मा। अभी अगेन तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है इसका नाम याद रखने में, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बट फॉर नाउ, हाउ मेनी शतकर्मास, देर आर 6 टाइप्स ऑफ शतकर्मास, तो हम उनसे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बट जस्ट एक चीज़ सोचो कि बॉडी को क्लीन करने की ज़रूरत हमें क्यों होती है। सो बुक में उसकी बेनिफिट्स दिए हुए हैं शतकर्मा की। द फर्स्ट वन इज़ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन वत, पित्त एंड कफ। अब इसका मीनिंग क्या है, ये जो 3 वर्ड्स हैं वत, पित्त एंड कफ, बेसिकली बॉडी के 3 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑल्दो पेपर में तुम्हें वो नहीं आने वाला है, इनफैक्ट बुक में ना तो इनकी डेफिनेशन लिखी है ना ही कुछ और लिखा हुआ है। तो अगर तुम्हें सिर्फ मार्क्स लेके आने हैं, तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, इट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन वत, पित्त एंड कफ। लेकिन तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूँ कि वत क्या होता है, हमारी बॉडी का वो एलिमेंट जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे लेट अस से ब्रेन का सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, तो अभी तुम्हारी हार्ट बीट चल रही है, अभी तुम अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहे हो, ये जो एलिमेंट है जो मूवमेंट के रिलेटेड है दैट इज़ वत। नेक्स्ट वी हैव पित्त। पित्त क्या होता है, जस्ट टेम्परेचर इन अ वे कि जिन लोगों का ये वाला एलिमेंट ज़्यादा होता है, पित्त ज़्यादा होता है, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। ठीक है, मे बी उनके फेस पर कुछ ऐसा होता है लाइक देयर इज़ थिंग्स लाइक कि पिंपल्स ज़्यादा होते हैं जो पित्त का एलिमेंट ज़्यादा होता है। और देन वी हैव कफ, जिनका कफ का एलिमेंट ज़्यादा होता है वो लोग ज़्यादा काम होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। ठीक है, सो ये जो तीनों एलिमेंट्स है हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं। तो जो शतक्रियाज होते हैं या फिर शतकर्मा होता है वो क्या करता है, इन तीनों के बीच में बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इट इम्प्रूव केमिकल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो डेफिनेटली अगर तुम्हारी बॉडी क्लीन है तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेगी, उसके अंदर जो भी केमिकल्स हैं, एंड द सेम गोज़ विद द माइंड ऑफ अवर्स। देन इट इज़ टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम बॉडी। अब इसका मीनिंग क्या है,
डेफिनेटली इज वेरी ऑब्वियस। जस्ट सोच के देखो, तुम्हारी बॉडी क्लीन हो रही है। अब क्लीन होने का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, जो टॉक्सिक मटेरियल है, वो एलिमिनेट हो रहा है। दिस इज समथिंग जो तुम्हें याद रह ही जाएगा। तो शतकर्मा का बेनिफिट क्या है? टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट वन, इट इज़ प्योरीफाई ब्लड। अब भाई जब बॉडी क्लीन हो रही है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा ब्लड भी उसके साथ क्या हो रहा है? क्लीन हो रहा है, प्योरीफाई हो रहा है। एंड देन इट इज़ इम्प्रूव्स आर ब्रीथिंग। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि तुम्हारी जो ब्रीथिंग है, लेट इट जस्ट से कि बॉडी के साथ साथ तुम्हारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, लाइक लंग्स हो गए, तुम्हारा जो विंड पाइप हो गया, वो भी तो क्लीन हो रहे हैं ना। तो उसके साथ क्या होता है कि जो तुम्हारी ब्रीथिंग होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। और यहाँ पे तुम्हें 3 वर्ड्स को याद रखना है, ठीक है? एक होता है इदा, द सेकेंड वन इज़ पिंगल नदी, और तीसरा होता है सुषमा नदी। अब इनका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। इदा का मीनिंग होता है लेफ्ट नोस्ट्रिल, ठीक है? पिंगल नदी होती है तुम्हारी राइट नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल का मतलब नहीं पता है तो हाउ डू एक्सप्लेन इट, लाइक जब नाक में उंगली डालते हो ना, तो तुम्हारी उंगली कहाँ पे डलती है उसको हम नोस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है? एंड सीधी भाषा में अगर बात करूँ तो बट स्टिल अगर हम नाम की बात करें तो लेफ्ट नोस्ट्रिल मतलब जो लेफ्ट वाली होती है, पिंगल नदी इज फॉर द राइट वन। अगर तुम 2 उंगलियां डाल रहे हो अंदर, दैट इज़ कि तुम सुषमा नदी में अपनी उंगली डाल रहे हो, ठीक है? ऐसे इसको याद कर लेना। एनीवेज, सो यहाँ तक हो गया, इसके बेनिफिट्स हमने स्टडी कर लिए। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द टाइप्स। अब इसके मैंने बोला था कि 6 टाइप्स होते हैं, 6 तरीके से अकॉर्डिंग टू योगा हम अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। अब वो 6 तरीके कौन कौन से होते हैं? लेट अस जस्ट सी। द फर्स्ट वन इज़ कपाल भट्टी। अब आई डोंट नो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इट माइट बी कपाल भत्ती और भट्टी, बट द थिंग इज़ कि तुम भाई इंटरव्यू देने तो नहीं जा रहे हो ना, सो वो चीज़ मैटर नहीं करती है, बस स्पेलिंग याद रख लेना, ठीक है? कपाल भट्टी का मतलब क्या होता है? कपाल मीन्स स्कल, तुम्हारी खोपड़ी, एंड भट्टी होता है शाइन करना। आई थिंक बत्ती बत्ती होगा, राइट? क्योंकि बत्ती हम बोलते हैं ना शाइनिंग या फ्लेम को, सो माइट बी कपाल भत्ती। सो इसमें क्या होता है? ब्रेथ इज फोर्सफुली एक्सेल्ड थ्रू नोस्ट्रिल्स कॉन्ट्रैक्टिंग एब्डोमिनल मसल्स। अब इसको समझने की ट्राई करो एंड इसको याद रखने के लिए आई टेल यू समथिंग। अभी तुम जहाँ पे भी बैठे हो, तुम अभी सांस ले रहे हो ना, तो इंटेंशनली ऐसा करके देखो कि जो तुम्हारे नाक से ना सांस को एक्सेल करके देखो, हवा बाहर निकाल के देखो। सो फोर्सफुली करना, ऐसे करना कि जब तुम सांस को बाहर निकाल रहे हो तो जो तुम्हारी एब्डोमिनल मसल्स है, मतलब एब्डोमिनल एरिया होता है चेस्ट के नीचे, बेसिकली स्टमक के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तुमने सांस को बाहर छोड़ा और तुम्हारे जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब इसी चीज़ को तुमने 20 बार रिपीट करना है, 20 टाइम्स, एंड उसको हम बोलते हैं कपाल भट्टी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तुम इसको कहीं भी कर सकते हो ब्रो, ठीक है? सो ये क्या होता है? क्लींजेस द कपाल रीजन एंड मेक्स इट शाइन विथ प्योरिटी। कपाल की उन्होंने बोला कि खोपड़ी, बेसिकली तुम्हारी खोपड़ी को एक क्लीन कर लेता है। तुम्हें सिर्फ 20 टाइम्स क्या करना है? ब्रेथ को एक्सेल करना है फोर्सफुली, ऐसे एक्सेल करना है कि तुम्हारे एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है? देन कमिंग ऑन टू द बेनिफिट्स कि ऐसा करने से क्या हो जाता है, क्या हमारा स्कल क्लीन हो जाता है? लेट अस जस्ट सी दैट इट इम्प्रूव्स बैलेंस, रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड सर्कुलेशन। अब ये चीज़ बैलेंस को कैसे इम्प्रूव करती है? सो एक चीज़ समझना कि जो तुम्हारे स्कल का रीजन होता है, जो उसके अराउंड का रीजन है, इट आल्सो ऑक्यूपाइज योर ब्रेन। सो वही रीजन है जो तुम्हारे बैलेंस को मेंटेन करता है। लेट अस जस्ट से कि इफ़ देयर इज समबडी जिसने ड्रिंक कर रखी है अल्कोहल, तो पीने के बाद ना वो लोग चल नहीं पाते हैं ठीक से। क्यों? बिकॉज अल्कोहल जब पी ली तो उसने दिमाग को इम्पैक्ट किया और स्कल की जो रीजन है ना उसको इम्पैक्ट कर दिया, तो वो लोग अपना बैलेंस खो लेते हैं। एंड सिमिलरली उससे तुम याद रख सकते हो कि जब हम कपाल भट्टी करते हैं, जब हम अपने स्कल को क्लीन करते हैं, तो उससे हमारा बैलेंस इम्प्रूव होता है बॉडी का, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड सर्कुलेशन। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसे भाई? रेस्पिरेशन होता है जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, राइट? रेस्पिरेशन हो रही है, तो जब तुम 20 बार एक्सेल कर रहे हो, जब तुम सांस को बाहर छोड़ रहे हो, नेचुरली तुम्हारी रेस्पिरेशन हल्की सी बेटर हो रही है। एंड देन वी कम ऑन टू द सर्कुलेशन पार्ट।
हमारी जो ब्रेथ है और जो हमारी हार्ट बीट और ब्लड का पंपिंग है वो बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं, विच इज़ वाई कपालभाति क्या करेगा, तुम्हारे सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव कर देगा। एंड आई टेल यू वन थिंग मोर, जो तुम एग्ज़ाम में लिख सकते हो। एक चीज़ होती है साइनसिस, SINUSES, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। द स्पेलिंग्स आर SINUSES। अब ये क्या होता है, बेसिकली तुम्हारी जो खोपड़ी है, तुम्हारा जो स्कल है ना, उसमें कुछ खाली एरियाज़ होते हैं। चाहे तुम में दिमाग है भाई, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम में दिमाग है, ठीक है, उसके बावजूद भी तुम्हारे स्कल में कुछ खाली एरियाज़ होते हैं। अब जो वो खाली एरियाज़ होते हैं ना, तो कई बार उनमें हार्मफुल बैक्टीरिया भर जाता है। उससे हमें क्या होता है कि कुछ बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं साइनसिस। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी तुम कपालभाति कर सकते हो। यू कैन राइट वन मोर बेनिफिट, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट साइनसिस। और उस अगला जो बेनिफिट है, दे हैव रिटन ओवर हियर, रिमूव्स एसिडिटी एंड गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एसिडिटी एंड गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्या करता है, ये क्योर कर देता है, रिमूव कर देता है। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव, इट क्योर्स हेयर लॉस। अब इसको कैसे याद रखोगे कि कपालभाति मतलब स्कल को शाइन करना। स्कल कहाँ पे होता है, तुम्हारे सिर पे होता है ना, सिर के अंदर। तो बाल भी कहाँ पे होते हैं, सिर के ऊपर होते हैं। तो बस यहाँ से तुम याद रख लेना कि हेयर लॉस को कौन सी चीज़ प्रिवेंट करती है, कपालभाति, ठीक है। एंड अस्थमा। नाउ हियर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो बुक में क्या लिखा है, बुक में लिखा है कपालभाति का क्या बेनिफिट है, ये अस्थमा को प्रिवेंट करता है। उसी के नीचे ब्रो, उसी के नीचे प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं। प्रिकॉशंस में पता है क्या लिखा हुआ है, कि जिन लोगों को अस्थमा है उन्हें ये चीज़ करनी नहीं चाहिए। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, एक साइड पे लिखा है कि ये अस्थमा को क्योर करता है, उसी के नीचे डायरेक्टली उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर रखा है कि नहीं नहीं नहीं, जिनको अस्थमा है ना उनको तो ये चीज़ करनी ही नहीं चाहिए। बट भाई द थिंग इज़, ये NCERT में मैंशनड है। अगर तुम इसको लिखोगे, बेनिफिट्स आ रहे हैं ना, तो तुम बेनिफिट्स में इसको मेंशन कर सकते हो। अगर प्रिकॉशंस आ रहे हैं, प्रिकॉशंस में भी इसको मेंशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, डू नॉट डू इट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। बेसिकली पीरियड्स के टाइम पे यू शुड जस्ट अवॉइड डूइंग दिस पर्टिकुलर शतक्रिया, दैट इज़ कपालभाति, ठीक है। चलो एक टाइप हो गया, दैट इज़ कपालभाति। ये क्या होता है, शतकर्मा, एक टाइप ऑफ शतकर्मा जो तुम्हारे स्कल को क्लीन करता है, जिसके ये सारे बेनिफिट्स होते हैं और 2 प्रिकॉशंस होते हैं, दैट इज़ अस्थमा एंड मेंस्ट्रुएशन। ऑलराइट, लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ त्राटका, ठीक है। अब ब्रो ये क्या होता है, लेट अस जस्ट इमेजिन कि अभी तुम जहाँ पे भी बैठे हो, इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक कैंडल पड़ी हुई है, मोमबत्ती। तुम उस मोमबत्ती की तरफ देख रहे हो कंटिन्यूसली, बिना ब्लिंक किए, और उसको कहते हैं हम त्राटका। दैट मीन्स कीप लुकिंग एट अ फ्लेम और अ सोर्स ऑफ लाइट अंटिल यू हैव टीयर्स। तो तुम्हें मोमबत्ती की तरफ देखते रहना है उतना टाइम जब तक तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आ जाते, ठीक है। अब इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, नंबर 1, इट इम्प्रूव्स आई साइट। डेफिनेटली ब्रो, तुम्हारा जो आंखें एक जगह पे फोकस्ड हैं, उनका हल्का सा लाइक फोकस लेवल हम कह सकते हैं कि वो बढ़ रहा है। द नेक्स्ट वन, इट इंक्रीजेस कंसंट्रेशन। हाउ डज इट इंक्रीज कंसंट्रेशन, बिकॉज ये तो मेडिटेशन जैसा हो गया ना, कि तुम एक ही जगह पर फोकस कर रहे हो त्राटका में। दैट मीन्स कि तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ रहा है। और सिंस मैंने मेंशन किया कि ये मेडिटेशन जैसा है, सो द थर्ड बेनिफिट दैट इज इट काम्स डाउन योर माइंड। एंड नाउ थिंक अबाउट इट, कि अगर तुम तब तक देखे जा रहे हो एक कैंडल की तरफ जब तक कि तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं, तो इससे तुम्हारे आइज़ के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। कैसे, जब तुम्हें आंसू तुम्हारे निकले तो आंसुओं के साथ ना वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव द प्रिकॉशंस, कि कभी हमें ये नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट वन, इट इज़ पीपल सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी शुड नॉट प्रैक्टिस इट ऑन कैंडल। एपिलेप्सी का मतलब होता है, यू हैव हर्ड दैट, कि हिंदी में जिन लोगों को बोलते हैं कि दौरा पड़ गया, राइट, दैट इज़ एपिलेप्सी। तो एक वो टाइम पे हमें नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट वन, दैट इज़ किड्स, दे शुड नॉट डू इट। एंड आई डोंट नो व्हाई इट माइट बी द केस दैट कि भाई किड्स, बच्चे जब कर रहे हैं तो शायद वो फ्लेम की वजह से उनको कुछ सेफ्टी रिस्क ना हो, माइट बी ड्यू टू दैट, सो दे शुड अवॉइड इट, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट इज़ नीति। नाउ दिस इज द थर्ड टाइप, ठीक है। त्राटका के बाद, त्राटका होता था फ्लेम की तरफ देखे जाना। इन द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज
नीति दैट मीन्स नाजल क्लीनिंग प्रोसीजर। नाजल क्या होता है, तुम्हारे नोज़ का जो एरिया होता है उसको अगर हमें क्लीन करना है तो हम क्या करते हैं, हम नीति वाली शतक्रिया करते हैं। अब ये क्या होती है, द बेनिफिट ओवर हियर इज इट प्रिवेंट्स द ऑनसेट ऑफ साइनसिस। तो वो मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि तुम्हारे स्कल में कुछ खाली एरियाज होते हैं जिनमें बैक्टीरिया लग जाते हैं, सो उससे जो बीमारी होती है दैट इज़ साइनसिस। तो इसकी वजह से भी ये वाला जो शतक्रिया है इसकी वजह से भी क्या होता है, तुम्हारे साइनसिस की प्रॉब्लम प्रिवेंट हो जाती है, और ये प्रॉब्लम कपालभट्टी भी प्रिवेंट कर रहा था। ठीक है, नीति के वी हैव टू टाइप्स ओवर हियर, वन इज जल नीति एंड द अदर वन इज सूत्र नीति। ठीक है सूत्र नीति। एंड अगेन भाई इनके तुम स्पेलिंग्स देखो, JALA लिखा हुआ है और प्रोनाउंस करने में इट इज़ जल। तभी मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स बना लो साइड में, बिकॉज यू नीड टू नो द स्पेलिंग्स एज वेल। ऑलराइट, तो ये जो दो टाइप्स हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली हमें अपने नाक को क्लीन करना है। अब उसके दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज़ जल नीति, दैट मीन्स कि एक पॉट होता है, लेट अस जस्ट से एक पॉट टाइप में तुमने वाटर डाला, उसमें तुमने वो डाला, सॉल्ट डाल दिया, वाटर और सॉल्ट, तब दोनों को मिक्स कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है ना कि वो केटल से तुम्हें नाक की एक नोस्ट्रिल से पानी अंदर लेना है और दूसरी नोस्ट्रिल से पानी बाहर निकालना है, दैट इज़ जल नीति। एंड द नेक्स्ट वन भाई ये थोड़ा खतरनाक है, दैट इज सूत्र नीति। इट मीन्स थ्रेड पास्ट फ्रॉम नोज टू माउथ, नाक से तुमने थ्रेड अंदर लिया और मुंह से बाहर निकाला। आई डोंट इवन नो हाउ यूल डू इट, बट स्टिल ये होता है, एंड दिस इज यूज टू क्लीन द नोज। सो बेसिकली दिस इज द अदर वन, दैट इज सूत्र नीति। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर वन, रिमूव्स एक्सेस म्यूकस। म्यूकस मतलब अगेन द थिंग्स इन योर नोज, जब तुम्हें जुकाम हो जाता है, सो दैट थिंग दैट इज म्यूकस। रिड्यूसेस इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। व्हाट डज इट मीन? कभी कभी जिस ड्यू टू सम कंडीशंस तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम वैसे तो तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन कभी कभी शायद वो तुम्हारी बॉडी को ही अटैक कर देता है, सो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज नंबर 3 विच इज़ नेति क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट वन वी हैव हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कफ एंड कोल्ड। ऑब्वियस सी बात है ब्रो, कफ एंड कोल्ड, जुकाम और खांसी ये तुम्हारे नाक के बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। तो अगर तुम्हारा नाक क्लीन रह रहा है दैट मीन्स कि ये दोनों चीज़ें प्रिवेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव कैन क्योर हेडेक एंड माइग्रेन। तो अगर तुम्हारा सिर दुख रहा है, माइग्रेन इज ऑल्सो काइंड ऑफ हेडेक, तो दोनों चीज़ें यहाँ से क्या हो जाती हैं, क्योर हो जाती हैं। इनकी कोई भी 3 बेनिफिट्स तुम याद रख लेना, ठीक है, नीति के। एंड नेक्स्ट वन वी हैव द फोर्थ वन, दैट इज़ धौती। अब धौती क्या होता है? क्लींजिंग प्रोसेस फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ डी से क्या पढ़ रहा है? धौती। डी से ही क्या पढ़ रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ से तुम याद रख लोगे धौती किसके लिए यूज़ होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए। तो इन्होंने बुक में मेंशन किया है क्लीन्स दी एलिमेंट्री कनाल। अब एलिमेंट्री कनाल का मीनिंग क्या होता है? तुम्हारे माउथ से लेके जो ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं दैट इंक्लूड द फर्स्ट वन इज माउथ, देन वी हैव ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स और रेक्टम। तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये किस में इंक्लूडेड है? तुम्हारे एलिमेंट्री कनाल में, कि तुम्हारे मुंह से लेकर जब खाना अंदर जा रहा है दैट गोज टूवर्ड्स द होल डाइजेस्टिव प्रोसेस। खाना डाइजेस्ट होने से लेके खाना एक्सक्रीट होने तक जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, 5 मेन ऑर्गन्स, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स और रेक्टम, बेसिकली तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। अब इसमें इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? द फर्स्ट वन इज इट रिमूव्स अनवांटेड कंटेंट फ्रॉम स्टमक। डेफिनेटली ब्रो, अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन कर रहा है तो ये स्टमक को भी क्लीन कर रहा है, उसके अंदर जो भी अनवांटेड कंटेंट है। नाउ व्हाट इज अनवांटेड कंटेंट? मान लो कोई स्टमक में एसिड है जिसकी मात्रा ज़्यादा है, कि स्टमक के ना कुछ नेचुरल सिक्रीशंस होते हैं। तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि HCl एक एसिड होता है जो स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। एंड वो जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो एक्सेसिवली तुम्हारे स्टमक में एक्सक्रीट हो रही हैं तो ये वाला जो शतक्रिया है दैट इज़ धौती, ये उनको रेगुलेट कर सकता है। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव अनडाइजेस्टेड फूड, कि अगर कोई फूड आइटम है तुम्हारे स्टमक में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अब उसको क्लीन करना है, तो उसमें भी ये शतक्रिया हमारी हेल्प करती है।
देन द अदर बेनिफिट इज इट क्योर्स गैस, एसिडिटी एंड इंडाइजेशन। ये तीनों प्रॉब्लम्स, गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन, किसके साथ रिलेटेड हैं? तुम्हारे स्टमक के साथ। सो ये तीनों को क्या कर देता है? ठीक कर देता है। इट क्योर्स कफ एंड सोर थ्रोट। अब तुम सोचोगी कि ये कफ और सोर थ्रोट कहाँ से आ गया? लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट स्टमक, बट लेट मी रिमाइंड यू, ये जो पूरी क्रिया है ये डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रही है। तो कफ, खांसी होना और सोर थ्रोट होना, वो चीज़ इट डिपेंड्स, इट इज़ रिलेटेड टू द फूड पाइप जो तुम्हारे माउथ से जा रही है, ठीक है। सो खांसी को भी, और जब तुम्हारा गला खराब होता है, दैट इज़ सोर थ्रोट, उन दोनों चीज़ों को ये क्योर कर देती है, ठीक है। एंड देन वी हैव द फिफ्थ वन, दैट इज नॉली। नॉली क्लीन्स स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो स्टमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन को ये क्लीन करती है। इट हेल्प्स टू रिमूव टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक। ऑब्वियसली कि डाइजेस्टिव ट्रैक का ही, इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें से टॉक्सिक मटेरियल को ये रिमूव कर देता है। ट्रेनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रेन करना ऑर्गन्स, नॉट इन अ वे कि जो तुम ट्रेनिंग सोच रहे हो, नहीं, ये अलग वाली ट्रेनिंग है, राइट, अकॉर्डिंग टू योगा। देन वी हैव बस्ती। बस्ती इज इट प्योरीफाइज लार्ज इंटेस्टाइन विद और विदाउट वाटर। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये जो पिछला वाला था नॉली, ये बात कर रहा था अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, अब लार्ज इंटेस्टाइन तो रह ही गया ना, तो उसके लिए होता है हमारे पास बस्ती, ऑलराइट। सो बस्ती प्योरीफाइज लार्ज इंटेस्टाइन, या तो पानी के साथ या पानी के बिना। एंड द बेनिफिट्स आर इट हेल्प्स टू डील विद इंडाइजेशन। एंड द सेकेंड वन इज हेल्प्स द इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन ही क्या होता है प्रो? तुम्हारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या, खाने में जो भी चीज़ें हैं, लाइक लेट से तुम रोटी खा रहे हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेट से तुम एग खा रहे हो या फिर चिकन और समथिंग लाइक दैट, इट हैज़ प्रोटीन्स इन दैट। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, तो वो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते कहाँ से हैं? फूड से। बट जो फूड अंदर जाता है, तब वो न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट कैसे होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन से। सो ये जो क्रिया है, दैट इज़ नॉली, ये तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन कर रही है। दैट मीन्स कि तुम्हारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, दैट इज़ बस्ती, जो लार्ज इंटेस्टाइन को प्योरीफाई कर रही है। इन नॉली क्या कर रही थी? स्मॉल इंटेस्टाइन को, ओके। सो देन वी मूव ऑन। सो ये तो यार 6 टाइप्स हो गए, ठीक है। अब इनको तुम्हें, एक तो नाम तुम्हें याद होने चाहिए, इन सेकंड तुम्हें क्या याद होना चाहिए ना, बेसिकली ऊपर जाके देखते हैं, रिटन ओवर हियर, ये वाली चीज़ें कि कपाल भट्टी कहाँ पे काम करती है? तुम्हारे स्कल पे एंड ऑल ऑफ दैट, लंग्स पे भी, बिकॉज तुम ब्रीथ आउट कर रहे हो 20 टाइम्स, राइट। त्राटक का होता है ब्लिंकलेस गेजिंग, कि तुम एक ही चीज़ की तरफ देखे जा रहे हो, टुवर्ड्स अ कैंडल और समथिंग लाइक दैट। नेति होता है तुम्हारे नाक के रिलेटेड। धौती होता है तुम्हारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, माउथ से लेके तुम्हारे रेक्टम तक। नॉली होता है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन और बस्ती होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इनके नाम और इनके ऑर्गन्स तुम्हें याद होने चाहिए। एक बार तुम्हें ऑर्गन्स याद आ गए तो तुम सब कुछ अपनी तरफ से लिख लोगे, ठीक है। वैसे ज़्यादा डिटेल में नहीं आने वाला है, बट स्टिल दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक यू नीड टू नो दिस। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इससे अगला जो टॉपिक था हमारा, ये वाला हो गया हमारा शतक्रियास या फिर शतकर्मास। कितने होते हैं? 6 इन टाइप, ऑलराइट। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आसन। अब आसन को यार हम डिटेल में ना स्टडी करते हैं कि बेसिकली ये क्या होते हैं। तुमने वर्ड तो बहुत बार सुना है आसन, तुमने एक और वर्ड सुना है, दैट इज़ योगा। हमारा माइंड क्या करता है कि हम चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं। वी थिंक कि आसन और योगा सेम चीज़ है। लेट अस जस्ट से कि मैं तुम्हारे इफ़ आई जस्ट से अ वर्ड दैट इज़ योगा, तो तुम्हारे माइंड में कैसी इमेज आ रही है? एक लड़का या लड़की लेट अस से एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठे हैं, मे बी इन सम लाइक अ पद्मासन, और वो योगा कर रहे हैं। तो तुम्हारे माइंड में जो इमेज बनी है योगा की, वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जो तुम सोच रहे हो ना, वो योगा नहीं होता है, वो आसन होता है। जो फिज़िकल पॉस्चर्स होते हैं, योगा अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। योगा में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती हैं। दे इंक्लूड आसन, दे इंक्लूड प्राणायामा, अपनी ब्रेथ पे फोकस करना, दे इंक्लूड मेडिटेशन, ध्यान करना, किसी चीज़ के ऊपर ध्यान होना, दिस इंक्लूड समाधि, गॉड से कनेक्ट करना,
many थिंग्स लाइक इट आल्सो इंक्लूड्स कि अपनी बॉडी को क्लीन करना, शतक्रियास या फिर शतकर्मास होते हैं जो, राइट। सो आसन इज़ द थिंग जो तुम्हारे माइंड में है कि इसको योगा बोलते हैं, लेकिन वो आसन होता है। तो आसन क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग इन विच वन कैन रिमेन स्टेडी एंड काम। सो बुक के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है कि एक ऐसी स्टेट में होना जिसमें तुम काम रह सकते हो और स्टेडी रह सकते हो, जिसमें तुम स्थिरता मेंटेन कर सकते हो। हाउ कैन ह्यूमन बॉडी बी हेल्थी? अब दिस इज़ द थिंग, लाइक तुम्हारी बुक में ना बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख रखे हैं, लेकिन उनमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई हैं। सो हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? देर आर 3 वेज। द फर्स्ट वन इज़ नरिशमेंट टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कि जो तुम्हारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो अच्छे तरीके से नरिश्ड होने चाहिए। अब योगा इस चीज़ में हेल्प करता है। कैसे? कि वो तुम्हारा डाइजेशन लेवल इंप्रूव कर लेता है। हमने पहले ही पढ़ रखा था, जैसे वो शतक्रियाज होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो तुम्हारे स्टमक के जो एक्सेसिव एसिड है उनको वो क्लीन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम इससे बेहतर हो रहा है, विच मीन्स कि तुम्हारे एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो अच्छी तरह से नरिश हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ इफेक्टिव रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये भी जो क्लीनिंग तुम्हारे जितने भी शतक्रियास थे, तो वो एक क्या कर रहे थे, वो क्लीन ही तो कर रहे थे ना। तब जब वो क्लीन कर रहे हैं तो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। जो आसन्स भी होते हैं ना, वो भी तुम्हारे ऑर्गन्स को सही जगह पे रखते हैं। दैट मीन्स योगा हेल्प कर रहा है तुम्हारे रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स में। द लास्ट वन दैट इज़ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द नर्व कनेक्शंस। अब इसमें आसन्स क्या करेंगे? तुम्हारे ब्रेन को और तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, विच मीन्स कि तुम्हारे वो ऑर्गन्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं और तुम्हारी नर्वजेटिक कनेक्शंस ने जो कनेक्शंस हैं वो क्या हो रहे हैं? हल्के से बेहतर हो रहे हैं। मैं कभी कभी पंजाबी के वर्ड्स बीच में ले आता हूँ, बिकॉज द थिंग इज़ हिंदी इज़ नॉट माई कंफर्टेबल लैंग्वेज, बट आई एम ट्राइंग, ठीक है। एनीवेज, बेसिकली कि ये चीज़ याद रखना, बट इट इज़ नॉट दैट नेसेसरी। तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि योगा के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी हेल्दी कैसे रह सकती है। 3 मेथड्स कि नरिशमेंट टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द सेकंड वन इज़ इफेक्टिव रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड द थर्ड वन इज़ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द नर्व कनेक्शंस। और योगा तीनों चीज़ों में ही तुम्हारी क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। ओके, सो द थिंग इज़ कि हम स्टडी कर रहे थे आसन के बारे में कि ये फिजिकल पोस्चर्स होते हैं, बट हाउ डू वी नो इट कि ये कैसे कैसे होते हैं। सो बेसिकली आसन्स को इन्होंने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज़ मेडिटेटिव पोजेस एंड द नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल पोजेस। अब 2 तरह के पोज होते हैं बेसिकली आसन में, एक मेडिटेटिव होते हैं, कल्चरल होते हैं। कल्चरल में भी आगे 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज़ फिजिकल एंड वन इज़ रिलैक्सेशन। द थिंग इज़ इनकी डेफिनेशन बुक में गिवन नहीं है, ठीक है। सो यू कैन बी रिलैक्स्ड, कि ये ज़्यादा डीप में नहीं आने वाला है, बस नाम ही तुम्हें याद रखने हैं इनकी। ऑलराइट, बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना है वाइल परफॉर्मिंग योगिक आसन्स। अभी ये कौन सी चीज़ें हैं? द फर्स्ट वन इज़ डू इट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस टीचर। अगर किसी को एक्चुअल में भाई योगा आता है, वो ट्रेनर है, उनको पता है योगा कैसे वर्क करता है, तो उनकी गाइडेंस के नीचे तुम्हें ये चीज़ करनी है। ऐसा नहीं कि सारे आसन्स, बट कुछ आसन्स होते हैं जो मे बी अगर तुम अकेले करोगे तो शायद गलत तरीके से करोगे। सो यू शुड डू इट अंडर ए ट्रेनर। द सेकेंड वन इज़ डू नॉट डू इट विद जर्क्स, स्लोली स्टेप बाय स्टेप, इन अ वे कि तुम्हें अपनी बॉडी को झटका नहीं मारना है, तुम्हें वो धीरे धीरे से करना है, ठीक है। एंड फाइनल पोस्चर शुड बी हेल्ड फॉर सम टाइम। तो योगा का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने ऐसे अपने करके टोस को टच कर लिया। नो, इफ़ दैट इज़ एन आसन, तो तुमने कितने टाइम तक वो होल्ड करके रखा, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ योगा। योगा का मतलब क्या है? वो जो आसन वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? आसन का मीनिंग है कि तुम उसी पोजीशन में तुम स्टेडी रह सकते हो, तो उस पोजीशन में तुम कंफर्टेबली अपने आप को होल्ड करके रख सकते हो। ये नहीं कि तुम उस पोजीशन के एक बार 1 सेकंड तक वो होल्ड करके रख लिया, दैट इज़ नॉट आसन, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज़ द प्लेस शुड बी क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड। तो जिस भी जगह पे ब्रो तुम योगा कर रहे हो, ऑब्वियस ही बात है वो साफ़ होनी चाहिए। उसमें वेल वेंटिलेटेड का मतलब होता है कि उसमें हवा का आना जाना होना चाहिए, लाइक हवा की उसमें अच्छी खासी क्रॉसिंग होनी चाहिए।
तुम एक बंद कमरे में बैठ के जहाँ पे साइड पे गंद मच रखा है वहाँ पे योगा अच्छी तरीके से नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज। तब जब भी तुम योगा कर रहे हो ब्रो, तुम्हें अपने मुंह से सांस नहीं लेना है, हमेशा नाक से लेना है। डू नॉट प्रैक्टिस बियॉन्ड योर कैपेसिटी, कि भाई 30 मार खान भी नहीं बन जाना है कि ऐसा करके पूरा स्ट्रेच कर लिया और फिर बाद में पता लगा कि कोई जॉइंट डिसलोकेट हो गया और समथिंग लाइक दैट। डू नॉट डू इट। जस्ट एक लिमिटेड कैपेसिटी में, जो तुम्हारी कैपेसिटी है उसको हल्का हल्का तुम्हें डेली पुश करना है, बट एट द सेम टाइम तुम्हें ज़्यादा झटके नहीं मारने हैं, ज़्यादा अपनी बॉडी को तुम्हें टॉर्चर नहीं करना है, ठीक है। सो बेसिकली अब पहले मैंने तुम्हें कहा था ना कि वही चीज़ें याद रख लो जो मैं कह रहा हूँ। सो नाउ वी मूव ऑन टू द डिटेल्स। वो क्या है कि जो शतकर्मा होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो क्या होते हैं, क्लीनिंग टेक्निक्स तुम्हारी बॉडी के। आसन क्या होते हैं, फिजिकल पॉस्चर्स। और प्राणायाम हम बाद में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन इनका तुम सीक्वेंस याद रख लो। पहले शतकर्मा होते हैं, उसके बाद होता है आसन। पहले तुम अपनी बॉडी को क्लीन करोगे, उसके बाद तुम वो पॉस्चर्स को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और प्राणायाम उसके भी बाद में आता है। प्राणायाम हम आगे जाके स्टडी करने वाले हैं, बट फॉर नाउ जस्ट नो द सीक्वेंस ऑफ इट, दैट इज SAP, ठीक है। अब इसका तुम कोई भी फुल फॉर्म बना लेना, कुछ भी हो सकता है, ऑलराइट। सो आसन्स बेसिकली कुछ ना कुछ कंडीशंस हमें आसन्स के साथ मिलती हैं। एक तो होता है टाइम की, कि जस्ट ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन एडवाइस है ब्रो, कि सुबह जल्दी उठा करो, जल्दी उठ के एक्सरसाइज किया करो या योगा किया करो। और ये चीज़ जो योगिक टेक्स्ट हैं जो सदियों पुराने हैं उनमें भी ये मेंशन्ड है कि योगा तुम्हें कब करना है, सुबह उठ के, इन दी अर्ली मॉर्निंग, आफ्टर टेकिंग लंच फॉर 4 आवर्स। नो आसन्स, नो मुद्रास और नो प्राणायामस। इसका मतलब क्या है, लंच के बाद 4 घंटे तक तुम्हें कोई भी आसन नहीं करना है, कोई भी मुद्रास या कोई भी प्राणायाम तुम्हें परफॉर्म नहीं करना है। हो सकता है तुम 2 बजे दोपहर की लंच कर रहे हो, तो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रो योगा के रिलेटेड तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ना ही कोई आसन, ना ही कोई प्राणायाम, ना ही कोई मुद्रास, ठीक है। हो सकता है उसका तुम्हारी बॉडी पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो। नेक्स्ट वन, इट इज़ प्लेस, एंड दिस इज ऑब्वियसली कि जो भी जगह होनी चाहिए, कुछ भी कर रहे हो, चाहे योगा चाहे प्राणायाम शतक्रियास, वो जगह में वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, हवा की क्रॉसिंग, और वो ओपन जगह होनी चाहिए। अवॉइड आर्टिफिशियल एयर। इसका क्या मतलब है, लेट अस से कि जो AC की हवा होती है, कूलर की, समथिंग जो मैन मेड चीज़ों से क्रिएटेड होती है, उस एयर को तुम्हें अवॉइड करना है। जो नेचुरल एयर होती है, बाहर होती है, इनके सब तुम सिटी में रह रहे हो तो बाहर भी पोल्यूशन है तो क्या कर सकते हैं, बट स्टिल अगर तुम्हारे आसपास की एयर हल्की सी भी क्लीन है तो वहाँ पे ही तुम्हें योगा को प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव ड्यूरेशन। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, उसकी एज पे, इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स, उनकी कंडीशन क्या है। सो लेट अस से कि ओल्ड पर्सन के लिए और समबडी हु इज़ 25 और 26, दोनों की शायद कैपेसिटी अलग अलग होगी, बट स्टिल एक हेल्दी पर्सन के लिए रेंज क्या होती है कि 45 मिनट्स तक हमें आसन करने होते हैं। 15 to 20 मिनट्स इज़ फॉर प्राणायामा और 30 मिनट्स होते हैं क्रियास की। अगेन ब्रो, द थिंग इज़ 45 मिनट्स किसके लिए हैं, ऑलमोस्ट एक पौना घंटा आसन के लिए लग रहा है। उसके बाद 15 मिनट लग रहे हैं प्राणायामा के लिए। 15 मिनट हो गए तो 1 घंटा तुम्हारा यहाँ पे पूरा हो गया, एंड 30 मिनट्स हमें लग रहे हैं क्रियास के लिए। टोटल हो गए तुम्हारे 1.5 घंटे। और एक चीज़ याद रखना कि जो सीक्वेंस हमने बोला था तुम्हें उसको याद रखना है। पहले क्रियास आता है प्रो, उसके बाद आसन आता है, उसके बाद प्राणायाम आता है। यानी कि सबसे पहले तुम सुबह उठ के 30 मिनट्स के लिए क्रियास करोगे। क्रियास जो मैं पढ़ रखे हैं, नेति धौती, ये जो क्रियास थे पहले तुम इनको परफॉर्म करते हो, उसके बाद तुम आसन करते हो, उसके बाद तुम प्राणायाम करते हो। तो ये चीज़ मैं ब्रो 10 बार रिपीट कर सका हूँ कि सीक्वेंस को याद करके जाना है। सीक्वेंस तुम्हारा एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन आता है, और अगर ये गलत हुआ ना तो भाई मैं घर पे आके मारूंगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इट इज़ व्हेन नॉट टू डू आसन्स। बेसिकली कब हमें आसन को नहीं करना चाहिए। द थिंग इज फॉर 6 मंथ्स आफ्टर अ मेजर सर्जरी, लेट अस जस्ट से कि भाई तुम्हारी किसी बॉडी पार्ट की कोई मेजर सर्जरी हुई है, इन अ वे कि वो बॉडी पार्ट अफेक्टेड था, अब उस पर कोई ऑपरेशन या सर्जरी कंडक्ट की गई है, तो सर्जरी के 6 मंथ्स तक
तुम्हें योगा नहीं करना है। योगा इन अ वे कि जो सर्जरी के रिलेटेड वो पार्ट है, अगर वो पार्ट अफेक्ट हो रहा है योगा की वजह से तो तुम्हें वो नहीं करना है, ठीक है। एंड 6 मंथ्स के बाद भी अगर तुम्हें योगा करना है ना, तो तुम्हें किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर या ट्रेनर के अंडर उसको परफॉर्म करना है। देन देर इज़ फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के पहले जो 3 मंथ्स होते हैं उनमें भी योगा परफॉर्म नहीं करना है। एंड आई एम वंडरिंग लाइक व्हाट अबाउट द अदर मंथ्स, कि उसमें कर सकते हैं और नॉट, आई डोंट इवन नो। बट द थिंग इज़ कि बुक में मैंशनड है तो तुम यही लिखाना फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, देन इट इज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कुछ ना कुछ योगाज होते हैं जो क्या करते हैं, अब्डोमिनल मसल्स को इम्पैक्ट करते हैं, तो उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे एंड द सेम टाइम कुछ पर्टिकुलर योग आसन हैं जो हमें मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्या करने हैं, अवॉइड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ आसन्स इन हियर। सी द थिंग इज आसन्स क्या होते हैं ना, 4 टाइप्स के होते हैं। सो ये 4 टाइप्स को मैं तुम्हें एक एक करके समझाने वाला हूँ, बट अभी के लिए याद रखो कितने टाइप के आसन होते हैं, 4 तरह के। आसन्स का मीनिंग आई होप तुम्हें क्लियर है, फिजिकल पॉस्चर जो हमें होल्ड करके रखने होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसकी अगर हम बात करें, इफ़ आई जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर, पहला होता है स्टैंडिंग आसन, मतलब खड़े होके करना। नेक्स्ट इट इज़ सिटिंग आसन, बैठ के करना। और ये होता है सुपाइन लाइन और प्रो लाइन, ये हमें लेट के करने होते हैं। सो स्टैंडिंग आसन है खड़े होके करना, सिटिंग आसन इज़ बैठ के करना, और सुपाइन लाइन और प्रो लाइन आसन इज़ के लेट के करना। और अगर भाई या बहन तुम्हारा दिमाग कहीं और जा रहा है ना, तो तुम बर्बाद हो चुके हो भाई। एनीवेज, सो इफ यू कम ऑन टू द टॉपिक, खड़ी होकर कोई भी आसन परफॉर्म करना, बेसिकली वेरी सिंपल। सो तुमने कई इस तरह के आसन देखे हैं, लेट मी जस्ट जूम इन। जैसे ये होता है ताड़ासन, तुमने देखा है ना कि तुम अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करते हो, लेग्स को भी स्ट्रेच करते हो खड़े होके, दैट इज़ कॉल्ड, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, दैट इज़ स्टैंडिंग आसन्स। अब ये होते हैं बिगिनर्स के लिए। किसके लिए होते हैं, बिगिनर्स के लिए। ये क्या करेंगे, तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर लेंगे, और वो भी तो वैसे ही होता है ना ताड़ासन, इट इम्प्रूव्स योर फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल। स्टेमिना और फिजिकल एबिलिटी दोनों को ये आसन्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एंड देन वी हैव द एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स में देर इज ताड़ासन और हनुमान आसन। ताड़ासन का एग्जाम्पल मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे दिया, जो तुम अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींच के स्ट्रेच करते हो। दी अदर एग्जाम्पल, बस 2 एग्जाम्पल सारे आसन की ना याद कर लेना। द नेक्स्ट वन इज हनुमान आसन। अभी जो लोग गॉड में बिलीव करते हैं, मैं तुम्हें एक सेंटेंस बोलूँगा, बस उसको याद कर लेना। हनुमान जी एग्ज़ाम के टाइम पे आपके साथ में खड़े हैं। सो दिस सेंटेंस, हनुमान जी एग्ज़ाम के टाइम पे आपके साथ खड़े हैं, स्टैंडिंग आसन्स। तो हनुमान आसन कौन सा आसन होता है, स्टैंडिंग आसन, ठीक है। एंड देन वी हैव सिटिंग आसन, विच मीन्स कि बैठ के हम कोई आसन कर रहे हैं। इट हेल्प्स टू प्रिपेयर फॉर प्राणायामा। प्राणायाम हम आगे स्टडी करेंगे, बेसिकली ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। लेकिन जब हम प्राणायामा करेंगे तो हमें सिटिंग आसन करने होते हैं, लाइक पद्मासन एंड वज्रासन। अब इसमें ये जो तुम देख रहे हो, आई नो कि मेरी ड्राइंग ऐसी है, बट स्टिल ये बंदा बैठा है, ये आसन कर रहा है, दैट इज़ पद्मासन, ठीक है। अगेन वज्रासन क्या होता है कि तुम अपनी टांगों को पीछे करके यू जस्ट सिटिंग ऑन योर लेग्स, बेसिकली दैट इज वज्रासन। इन स्टैंडिंग आसन तुम्हें समझ आ गया, सिटिंग आसन तुम्हें समझ आ गया। स्टैंडिंग आसन क्या करता है, तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना को इंक्रीज करता है। सिटिंग आसन तुम्हें प्रिपेयर करता है वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए, प्राणायामा के लिए। उसके बाद हमारे पास 2 तरह के आसन रह जाते हैं, दैट इज सुपाइन लाइन और प्रोन लाइन। अब इनका पहले मीनिंग देखो, मैंने तुम्हें बोला था कि ये दोनों आसन हम लेट के करते हैं। सुपाइन लाइन का मीनिंग होता है कि तुम सीधा लेटे हुए हो, ठीक है। इन दिस हाउ डू एक्सप्लेन इट, कि जो तुम्हारी बैक है वो ग्राउंड को टच कर रही है, और जो तुम्हारी आंखें हैं वो ऊपर स्काई की तरफ हैं, तुम ऐसे लेटे हुए हो, सीधा लेटे हुए हो, दैट इज सुपाइन लाइन। एंड देन वी हैव प्रोन लाइन, कि तुम उल्टा लेटे हुए हो बेसिकली। तो इनकी हम स्टडी कर लेते हैं। सुपाइन लाइन आसन इज, इट हेल्प्स टू प्रोसीड फर्दर इन योगा। बेसिकली योगा में आगे जाने के लिए कुछ बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करता है, बट बुक ने स्पेसिफाई नहीं किया है किस तरह के बेनिफिट्स, बस इतना लिखा है इट हेल्प्स टू प्रोसीड फर्दर इन योगा। एंड द एग्जांपल्स आर चक्रासन एंड शवासन। अब ये क्या होते हैं, बेसिकली सुपाइन लाइन ऐसे ब्रो कि तुम ऐसे लेटे हुए हो, तुम्हारी आंखें ऊपर की तरफ हैं, और
तब तुम कोई आसन परफॉर्म कर रही हो। अभी इसके अंदर दो होते हैं, एक तो होता है चक्रासन एंड दी अदर वन इज शवासन। लेट मी जस्ट शो यू कि चक्रासन का वो क्या होता है, पोस्चर क्या होता है। इफ यू जस्ट सी इट इमेजेस में, जो ये तुम भाई देख रहे हो, दिस इज चक्रासन की सुपाइन लाइन है, यानी कि बेसिकली तुम्हारा जो स्टमक है वो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है। अब आई रिमेंबर एन इंसिडेंट, तो क्या हुआ था ना, 1 साल पहले जब मेरा योगा का एग्ज़ाम था, उसी टाइम पे मैंने वो वीडियोस बनाए थे, जो पहले वाले 2 वीडियोस हैं। तो जो प्रैक्टिकल एक डेमो होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, अ ट्रेनर केम फ्रॉम द आउटसाइड एग्जामिनर, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई चक्रासन करके दिखाओ, एंड वो प्रैक्टिकल के 20 नंबर लगते हैं। सो मैं चक्रासन वो करने लग रहा था, एंड एट द सेम टाइम क्या हुआ ना कि पहले तो ब्रो ये जो पोस्चर है ना, ये हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो मेरे से अच्छी तरह से हो भी नहीं रहा था, बट स्टिल आई ट्राई टू डू दिट। एंड देन क्या हुआ ना, जब मैंने होल्ड किया तो वो जो टीचर है उनको किसी का कॉल आ गया, एंड उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर बाद में वो 2 मिनट तक किसी से बात की जा रही है, एंड देन वो उन्होंने कॉल काटा, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, एंड तब तक भाई मेरा स्टेमिना जा चुका था, एंड आई जस्ट फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। तो वो मुझे याद है, वो इंसिडेंट चक्रासन के रिलेटेड, और शायद यहाँ से तुम्हें भी वो चीज़ याद रह जाएगी। चक्रासन क्या होता है, एक सुपाइन लाइन आसन, ठीक है। देन वी हैव शवासन। शवासन ब्रो बहुत सिंपल होता है, तुम्हें सिर्फ लेटना है, ठीक है, दैट इज़ इट, शवासन, लेकिन सीधा लेटना है। तो ये जस्ट ऐसा होता है कि आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट योगा आसन्स विच यू कैन एवर डू, दैट इज़ शवासन। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव प्रो लाइन आसन। अब ये कैसे होते हैं ब्रो, उल्टा लेट के, ठीक है। अब ये हेल्प क्या करेंगे तुम्हारी, बीइंग फिजिकली एंड मेंटली, कि तुम्हारी एक शार्पनेस ये मेंटेन करेंगे। इट ब्रिंग्स फिजिकल एंड मेंटल शार्पनेस एंड अलर्टनेस, तुम्हें ज़्यादा अलर्ट करेंगे, ज़्यादा शार्प कर देंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, द फर्स्ट वन इज़ भुजंग आसन एंड द सेकेंड वन इज़ शलभासन। तो भुजंग आसन, भुजंग का मीनिंग क्या होता है, सांप। सांप देखा है ना ब्रो, तो एक चीज़ बताओ, सांप जब व्हेन इट जस्ट मूव्स, सांप लेटा हुआ होता है, कभी सांप को ऐसे खड़े हुए देखा है, बट अगर खड़ा भी है तो सांप का एक पोर्शन हमेशा लेटा हुआ होता है। नाउ टेल मी कि सांप सीधा लेटा होता है या उल्टा लेटा होता है। सांप का स्टमक होता है जो, वो तो ग्राउंड के साथ टच कर रहा होता है ना। सो सांप यानी कि भुजंग, वो कौन से आसन में होता है, हमेशा प्रोन लाइन आसन में, यानी कि वो हमेशा उल्टा लेटा होता है। तो भुजंग आसन, यहाँ से तुम्हें वो नाम याद रह जाएगा, ठीक है। स्नेक्स whenever they move they just always facing downwards. Then we have शलभासन। अब इसका क्या मीनिंग है, द थिंग इज कि सिर्फ नाम याद रखने हैं तुम्हें 2-2 करके, बट स्टिल ये प्रो लाइन आसन के अंदर आता है। इसमें दोबारा तुम्हारा स्टमक ग्राउंड से टच कर रहा है या फिर उसके कॉन्टैक्ट में है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तुम्हारी बैक ऊपर है इसमें। सो दीज आर प्रो लाइन आसन, दीज आर सुपाइन लाइन आसन्स। प्रो लाइन मतलब उल्टा लेटना, सुपाइन लाइन सीधा लेटना। आई होप यू गेट इट नाउ, ठीक है। एंड देन वी हैव प्राणायामा। बेसिकली अब फाइनली पहले हमने क्रियास की बात करी, फिर हमने आसन्स की बात करी। सबसे पहले हम क्रियास करते हैं, स्टेप नंबर 1, फिर हम आसन्स करते हैं, स्टेप नंबर 2। आसन्स के बाद में हम ये स्टेप नंबर 3 करते हैं, दैट इज़ प्राणायामा। अब प्राणायामा क्या है, अ साइंस विच हेल्प्स टू रेगुलराइज वाइटल एनर्जीज थ्रू रेगुलेशंस ऑफ ब्रीथिंग। अब ये द थिंग, इसके बुक में इसके बड़े बड़े पैराग्राफ्स मेंशन्ड है, बट उन पैराग्राफ्स को कंडेंस करके मैंने एक डेफिनेशन बुक से ही बनाई है, दैट इज़ दिस वन। बट अगर तुम्हें ये डेफिनेशन डिफिकल्ट लगती है, यू कैन जस्ट से दैट वेल प्राणायामास आर, यू कैन से दीज आर अ पार्ट ऑफ योगा विच आर परफॉर्म्ड आफ्टर द आसन्स, एंड दीज आर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस विच कैन काम आवर माइंड। तो ये इजी डेफिनेशन है जो तुम वहाँ पे लिख के आ सकते हो, इन केस तुम्हें ये वाली याद नहीं रहती है, ठीक है। सो प्राणायामा, पहले तुम बात करते हैं इसका मेन पर्पस क्या है। सो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, उससे क्या होता है कि नंबर 1 तो तुम्हारा माइंड काम हो जाता है, लेकिन जो एक्चुअल मेन पर्पस है वो होता है टू गेन कंट्रोल ओवर योर नर्वस सिस्टम। ऑटोनमस जो तुम्हारा एक नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर कंट्रोल होना, एंड मेंटल फंक्शंस, ठीक है। सो दिमाग के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर तुम्हें कंट्रोल होना चाहिए। इन दिस प्राणायामा के ना यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स के मीनिंग तुम्हें पता होने चाहिए। ये होते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। अब इनको कैसे याद रखना है, आई टेल यू वन थिंग, कि पूरक क्या होता है, तुम स्लोली इनहेल कर रहे हो, तुम सांस को अंदर ले रहे हो। कुंभक होता है तुम उसको होल्ड करके रख रहे हो,
चीज़ों को, वो तुम सांस को होल्ड कर रहे हो, और जब तुम सांस को एक्सेल कर रहे हो वो क्या होता है, रेचक होता है। अब तुम्हें ऐसे याद नहीं रहने वाला है, एक काम करो, तो इसको प्रैक्टिकली ना करके देखो। जब मैं बोलूँगा तो सांस को अंदर लेना, आई काउंट अप टू 3, ठीक है, वो क्या होता है, पूरक। सो राइट नाउ 3 2 1 स्टार्ट। सांस को अंदर लो अभी के अभी। तो ये जो तुमने किया दैट इज पूरक। अब होल्ड करके रखना सांस को, मैं 5 तक गिनूंगा, तुमने सांस को होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.41। भाई आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है, बट आई लाइक, डिड यू एक्चुअली होल्ड इट फॉर दैट लॉन्ग? द थिंग इज कि कुंभक, बट अभी तुम्हें दिस व्हाट यू डिड राइट नाउ, जब तुम्हें होल्ड करके रखा दैट इज कुंभक। जब तुमने सांस को अंदर लिया था वो था पूरक। अब ये जो तुमने किया दैट इज कुंभक। अब जब तुम सांस को एक्सेल किए हो दैट इज नोन एज रेचक। अगेन इसके स्पेलिंग्स के पीछे ए आ रहा है, तो उसको याद रखना। आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई। एंड प्राणायाम इट काम्स डाउन योर ब्रेन। सो इसके जो भाई टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं, बट द गुड न्यूज़ इज़ कि तुम्हें इनका कोई भी डेफिनेशन, कोई भी एक्सप्लेनेशन तुम्हें याद नहीं रखना है। तुम्हें सिर्फ 6 टाइप के नाम याद रखने हैं, ठीक है। तब अगेन द थिंग इज़ कि बुक्स में भी इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, सो ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइप्स के नाम ही पूछ सकते हैं। सो ये नाम तुम्हें पता होने चाहिए, अनुलोम विलोम, देन वी हैव सूर्य भेदन, उज्जयी, भ्रमारी, शीतकारी एंड शीतली। अब इनके नाम ब्रो कैसे याद रखने हैं वो तुम इस बार ब्रो तुम खुद एफर्ट करना, ठीक है। सारे नाम तो मैं ही याद करा रहा हूँ, भुजंगासन का भी, ये भी, रेचक, पूरक और कुंभक सब कुछ, बट ये वाले कुछ ना कुछ अपना एक क्रिएटिव सेंटेंस बना के देखना इनके साथ। 6 टाइप्स ऑफ प्राणायामा होते हैं, ठीक है। ओके, सो प्राणायामा के ड्यूरिंग कौन सी इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना चाहिए? सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगेन मैंने बोला था योगा के रिलेटेड कुछ भी आता है ना, इन्वायरमेंट की जब बात आती है तो ये चीज़ कॉमन होती है, वेल वेंटिलेटेड, कि वहाँ पे हवा का आना जाना होना चाहिए। इन प्राणायामा इट शुड आल्सो बी फ्री फ्रॉम नॉइज एंड इंसेक्ट्स, कि शोर शराबा ना हो, एंड द सेकेंड वन इज इंसेक्ट्स ना हो। अभी यार तुम ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम सांस अंदर ले रहे हो, बाहर ले रहे हो, और वहाँ पे कोई कीड़े मकोड़े हैं तो तुम्हारे नाक के अंदर चले जाएंगे। सो बेसिकली इंसेक्ट्स की प्रेजेंस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज राइट सीजन। तो प्राणायामा का ना एक सीज़न भी होता है, विच इज़ द अप्रोप्रिएट सीज़न। कौन से होते हैं? स्प्रिंग और ऑटम। इट माइट बी द केस कि ये दोनों सीजन्स में जो हवा होती है वो शायद थोड़ी डिफरेंट होती है। इसकी वजह से यहाँ पे जो हवा की वजह से तुम ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारी बॉडी पर ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। द राइट टाइम टू डू इज़ ऑलवेज द मॉर्निंग, ठीक है। योगा के रिलेटेड बेस्ट टाइम कब होता है? हमेशा मॉर्निंग, चाहे वो योगा का कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे वो आसन हो, चाहे क्रियास हो, चाहे प्राणायाम हो। एंड नेक्स्ट, तो प्राणायाम जब तुम कर रहे हो एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम बैठ के कर रहे हो तो किस चीज़ पर बैठे हो? किसी सॉफ्ट सीट के ऊपर, किसी गद्दे के ऊपर। एंड तुम कौन सी पोजीशन पे बैठे हो, विच इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ आसन। या तो पद्म आसन में या फिर वज्रासन में बैठकर तुम क्या करते हो? प्राणायामों को परफॉर्म करते हो। ये क्या होते हैं? सिटिंग आसन होते हैं, जो हमने पहले स्टडी किए थे। तो यही सिटिंग आसन में क्या करना है? तुम्हें वो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस को करना है, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में ब्रो, मेडिटेशन का मीनिंग तुम्हें ऑलरेडी पता है और मेडिटेशन के बारे में तुमने बहुत जगह से ऑलरेडी सुन रखा है। तो योगा के अकॉर्डिंग मेडिटेशन क्या होती है? दैट इज़ स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस एंड थॉटलेस अवेयरनेस। अब इसका क्या मीनिंग है? तुम एक ऐसी स्टेट में पहुंच चुके हो जब तुम पूरे तरीके से कॉन्शियस हो, तुम्हारे माइंड में कोई एक्स्ट्रा थॉट्स नहीं चल रहे हैं। इट इज़ थॉटलेस अवेयरनेस। अवेयरनेस का क्या मतलब है? कि तुम सो नहीं रहे हो, तुम जाग रहे हो, तुम अवेयर हो, तुम अलर्ट हो अपनी सराउंडिंग्स को लेकर, खुद को लेकर, बट एट द सेम टाइम तुम्हारे माइंड में कोई थॉट नहीं चल रहा है। सो दैट इज़ थॉटलेस अवेयरनेस। ऑलराइट, अब मेडिटेशन के ना क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं
द फर्स्ट वन इट्स बेसिकली इट रिड्यूसेस स्ट्रेस. अब ये चीज़ दिस इज नॉट इवन समथिंग विच आई शुड बी एक्सप्लेनिंग, बिकॉज मेडिटेशन के बेनिफिट्स तुम्हें अच्छे तरीके से ऑलरेडी पता है, तुमने 100 जगह से ऑलरेडी सुन चुका है कि मेडिटेशन हमें हेल्प करता है एंग्जाइटी को काम डाउन करने में, डिप्रेशन को हल्का सा प्रिवेंट या क्योर करने में, एंड देन वी हैव स्ट्रेस को कम करने में. सो दिस यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन इवन इन योर ओन वर्डिंग इन द एग्जामिनेशन. देन देर आर टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, बट टेंशन ना लो, जो मेडिटेशन के टाइप्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, तो ये तुम्हें अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे. द फर्स्ट वन इज़ माइंडफुलनेस मेडिटेशन. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट लाइक दिस. बेसिकली इमेजिन करो, पहले तो ना अपनी आंखें बंद कर लो सभी के सभी. माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या होता है? मान लो तुम एक शहर में बैठे हो. अब शहर में तुम्हारे अराउंड काफ़ी तरह का नॉइस है. तुम्हारे अराउंड कार्स हैं, कार्स के हॉर्न बज रहे हैं, कोई किसी को गालियाँ दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है. तुम्हारे अराउंड काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, तुम्हें कार्स दिख रही हैं, बसेस दिख रही हैं. नाउ दिस, अब उस स्टेज में अगर तुम लेट अस जस्ट से कि सारी चीज़ों पर तुम हल्का हल्का फोकस कर ही जाते हो. पहले तुम्हारा ध्यान था किसी बंदे पर, वो कुछ बोल रहा था, वो गाली दे रहा था. अब तुम्हारा ध्यान शिफ्ट हो गया किसी कार पर, अब वो शिफ्ट हो गया है किसी थॉट पर, फिर किसी दूसरे थॉट पर. अब इसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन, कि मतलब अपनी सराउंडिंग्स की तरफ ज़्यादा अवेयर रहना, एक थॉट से दूसरे थॉट की तरफ शिफ्ट करना. दैट इज़ माइंडफुलनेस मेडिटेशन. अब इसका जो उल्टा होता है विच इज़ द सेकेंड टाइप, दैट इज़ फोकस मेडिटेशन. तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन में तुम किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन फोकस मेडिटेशन में तुम्हें एक चीज़ को पकड़ लेना है. अब तुम्हें उसी चीज़ पर फोकस करना है. वो कोई साउंड हो सकता है, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई मंत्र या फिर कोई थॉट हो सकता है, कुछ भी एक चीज़ पर तुम्हें फोकस करना है. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ करो, ये जो मंत्र वर्ड है ना, इसको यहाँ से, बिकॉज एक तरह की मेडिटेशन होती है विच इज़ मंत्र मेडिटेशन, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे. फोकस मेडिटेशन के लिए सिर्फ 3 चीज़ें याद रखना कि एक चीज़ पर फोकस करना है, या तो साउंड या फिर ऑब्जेक्ट या फिर थॉट. ठीक है, एंड देन वी हैव स्पिरिचुअल मेडिटेशन. अब इसका क्या मीनिंग है? कम्युनिकेटिंग विद गॉड, फोकस ऑन अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम. बेसिकली कि तुम गॉड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, इन केस यूर रिलीजियस पर्सन. बेसिकली इस तरह की मेडिटेशन होती है. नंबर 1 यू कनेक्टिंग टू गॉड, नंबर 2 तुम अपने किसी प्रॉब्लम के बारे में, अपनी लाइफ के किसी क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो. लेट अस से तुम किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो, तुम्हें कोई पर्टिकुलर इनसिक्योरिटी है, तुम्हें कोई चीज़ तंग कर रही है. अब ये वाली मेडिटेशन में तुम उस चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हो, तुम सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो. इसके 2 बेनिफिट्स होंगे. नंबर 1 तुम्हारा ब्रेन काम हो जाएगा, एंड नंबर 2 क्या बेनिफिट होता है कि मे बी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हें मिल जाए, मे बी सोच के तुम्हें सोल्यूशन एक्चुअल में अंदर से मिल जाए. दैट इज़ स्पिरिचुअल मेडिटेशन. एंड नेक्स्ट वन वी हैव, दैट इज़ मंत्र मेडिटेशन. इन दिस बेसिकली चैंटिंग वर्ड्स लाइक ओम लाउडली और अ मंत्र. तो कोई एक स्पेसिफिक वर्ड, इट माइट बी ओम, उसको तुम चैंट कर रहे हो, सिर्फ सोच नहीं रहे हो, उसको बार बार बोल रहे हो, अपने मुंह से बोल रहे हो. दैट इज़ कॉल्ड मंत्र मेडिटेशन. एंड चैंट करना होता है उसको बार बार बोलना. ठीक है, सो दैट माइट बी द 4th टाइप विच इज़ मंत्र मेडिटेशन. एंड मेनी पीपल डू इट. ये भी क्या करता है, तुम्हारे माइंड को रिलैक्स कर देता है. द नेक्स्ट वन इज़ मूवमेंट मेडिटेशन. अब इसमें डू सम रेपिटेटिव फ्लोइंग मोमेंट्स. बेसिकली जस्ट इमेजिन कि मूवमेंट मेडिटेशन में तुम फोकस किस पर कर रहे हो, खुद की बॉडी मूवमेंट्स पर. लेट से तुम बैठे हो उस पर्टिकुलर पोजीशन में, मे बी प्राणायामा की पोजीशन में, और तुम अपनी बॉडी को लेट से राउंड सर्कल्स में ऐसे हल्का हल्का मूव कर रहे हो. दैट इज़ मूवमेंट मेडिटेशन. या फिर आगे और पीछे हल्का हल्का स्विंग कर रहे हो. दैट इज़ मूवमेंट मेडिटेशन. अब मेडिटेशन की बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? नंबर 1 कि बेनिफिट से भी पहले जो टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है ना, तो अगर तुम मेडिटेशन कर रहे हो, तुम्हें खुद का देखना है कि तुम्हारी खुद की प्रायोरिटी क्या है, तुम्हारे लिए कौन सी मेडिटेशन बेस्ट वर्क करती है, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हें किससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं. सो बेनिफिट्स होते क्या है? नंबर 1 इट इज़ रिडक्शन इन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, विच इज़ वेरी ऑब्वियस बेनिफिट जो तुमने सब जगह पे सुन रखा है ऑलरेडी. द नेक्स्ट वन इज़ रिलीफ फ्रॉम वेरियस पेन्स लाइक हेडेक, जॉइंट पेन एट्सेट्रा. कुछ तरह का पेन है
वो तुम्हारा रिलीफ हो रहा है। लेट अस जस्ट एक मेडिटेशन कर रहे हो लेकिन तुम किसी पर्टिकुलर पॉस्चर में बैठे हो, मे बी तुम किसी सिटिंग पॉस्चर में बैठे हो, तो मेडिटेशन के साथ साथ तुम्हारे जॉइंट पेन्स भी क्योर हो रहे हैं। हेडेक, जो स्ट्रेस की वजह से फालतू का हेडेक होता है, वो भी तुम्हारा क्योर हो रहा है। बेनिफिशियल इन इंसोम्निया, मतलब अगर तुम्हें नींद कम आती है, दैट मीन्स मेडिटेशन उसे क्योर कर सकता है। इंक्रीज इन पेशेंस, अफेक्शन एंड सिंपथी, तुम्हारा पेशेंस लेवल, अफेक्शन टूवर्ड्स दी अदर पर्सन इंक्रीज हो जाता है। अब तुम पूछोगे कि ये कैसे हो सकता है। बेसिकली द थिंग इज़ कि इट हैपन्स लाइक दिस यार, कि जिन लोगों की लाइफ सही नहीं चल रही है, जो लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, जिनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती है ना, तो वो लोग दूसरों के बारे में ऑफनली कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हैं। एंड द सेम थिंग हैपन्स कि वो लोग शायद अंदर से इनसिक्योर हैं और वो बाकियों को भी नीचे ड्रैग कर रहे हैं। सब इसका ऑपोजिट क्या होता है कि जब तुम मेडिटेशन कर रहे हो, जब तुम्हारा माइंड सॉर्टेड है, जब तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है, सो तुम किसी और के लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे होते हो। तुम्हारे अंदर से अफेक्शन आता है, दूसरे बंदे के लिए एम्पथी आती है। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। देन वी हैव ग्रोथ इन डिवोशन टू गॉड। अगर तुम्हारा पर्पस है कि मुझे गॉड से ज़्यादा कनेक्ट करना है, अब उस केस में मेडिटेशन क्या करता है, तुम्हारी हेल्प करता है। बिकॉज अगेन हमने ऐसे मेडिटेशन पढ़े थे लाइक मंत्र मेडिटेशन, जिसमें तुम एक पर्टिकुलर चीज़ को बार बार चैंट कर रहे हो। अब वो चीज़ रिलीजन के रिलेटेड हो सकती है, दैट मीन्स कि वो तुम्हारी डिवोशन को इंक्रीज करती है। एंड नेक्स्ट फाइनली वी हैव करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन योगा। तो उसके रिलेटेड यू कैन जस्ट बी अ योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर या फिर योगा थेरेपिस्ट। और योगा के रिलेटेड यू हैव सो मच पोटेंशियल कि अगर तुम इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से स्टडी करते हो, अगर तुम्हें इसके फंडामेंटल्स पता है, इसका लिटरेचर पता है अच्छी तरह से, सो डेफिनेटली अगर तुम्हें इसमें करियर परस्यू करना है तो उसकी डिमांड दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है। स्लोली पीपल आर रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ योगा। तो योगा की वजह से जो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सिमिलरली तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ करियर अपॉर्चुनिटी सामने निकल कर आ रही हैं। एंड यू कैन डेफिनेटली बी द पर्सन हु कैन परस्यू अ करियर इन योगा। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर द वीडियो। एंड हमने जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने सब भी कवर अप कर लिए हैं। एंड आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन द मोस्ट सिंपल वर्ड्स। ठीक है, एंड द थिंग इज़ कि ब्रो आई हैव बीन वेरी बिजी इन द पास्ट, लाइक वो 1 साल हो गया वो जो पहले वीडियोस डाले थे। आई हैव वांटेड टू मेक द कंटेंट विच इज़ अ थर्ड पार्ट कि यो जो ये वाला डाला है, आई गेट वेरी कन्फ्यूज इन हिंदी बाय द वे, बट स्टिल जो ये वाला कंटेंट मैंने डाला है, आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक इट बट आई डिड नॉट इवन गेट द टाइम फॉर दिस। आज फाइनली आई हैव जस्ट डिसाइडेड कि यार नोट्स बना के कंटेंट डाल देते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इन केस यू वांट टू लीव द वीडियो यू कैन, एंड दैट इज़ इट। तो दिस इज़ मोस्ट प्रॉबली दी लास्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। पिछली बार भी मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो होने वाला है, फिर वो कमेंट्स की वजह से मैंने ये वाला वीडियो बना दिया था। अब देर इज़ दिस समथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट कि वो जो वीडियो था ना, इन दैट आई वॉज वेरी रॉ एंड अनफिल्टर्ड। तो उसमें आई सेड समथिंग रिलेटेड टू दिस ओम चैंट एंड समथिंग। एंड उसमें क्या हुआ कि 2 तरह के रिएक्शन से, 3 तरह के बेसिकली। नंबर 1 पीपल हु वर ओके विद इट, के कोई इशू नहीं है। नंबर 2 वो लोग जो हल्का सा ऑफेंडेड थे, लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया बट पॉजिटिवली, लाइक दे वर जस्ट वेरी जेन्युइन विद दैट कि ऐसा करके यू नो दिस इज़ अ थिंग विच यू शुड नॉट बी डूइंग। शायद लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। आई वॉज वेरी अनफिल्टर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। सो फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल जिन्होंने पॉजिटिवली उसको क्रिटिसाइज़ किया, एंड आई वुड जस्ट से आई एम हाईली अप्रिशिएटिव ऑफ यू भाई, जस्ट कि तुमने अपना पॉइंट रखा रिस्पेक्टफुली, एंड आई एग्री टू दैट। सो द थिंग इज़ आई शुड नॉट हैव सेड दोज थिंग्स जो पब्लिकली किसी की सेंटीमेंट्स को हर्ट कर सकती हैं। एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ माइंड। ऐसा नहीं था कि मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट जा रहा हूँ। द थिंग इज़ आई एम जस्ट अ वेरी फ्री माइंडेड पर्सन। अगर मैं कोई 1 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं योगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हिंदुज़म की कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं उसको लव या हेट के पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं रहा ब्रो। तो अगर मैं रिलीजन को हेट कर रहा होता देन आई वुड हैव नॉट मेड द वीडियो जो पूरी 1 घंटे की है। ठीक है, योगा इज़ एसेंशियली अ हिंदू कॉन्सेप्ट जो पास से आ रखा है, लाइक पतंजलि योगा। ठीक है, जो पुराने टेक्स्ट होते हैं, द थिंग्स दैट आई टॉट ओवर देयर लाइक यामास एंड नियामास, ये भी अगर तुम एसेंशियली देखोगे दिस इज़ रिलेटेड टू हिंदू फिलॉसफी, और उसको मैं पैशनेटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द थिंग इज़ कि ये वाला जो चैनल है, अगर इसमें व्यूज़ आ जाते हैं दिस एंड दैट, आई डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट कि पिछले वीडियोस में व्यूज़ आ जाएंगे, बट इसमें आ गए थे। तो अगर वो व्यूज़ आ जाते हैं इनफ कि वो मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ,
आई विल नॉट मोनेटाइज दिस चैनल। क्यों? बिकॉज मैं ये चीज़ अपने पैशन के लिए कर रहा था एंड आई हैव अदर थिंग्स इन लाइफ टू डू। तो इसको मैं एज अ करियर या कुछ भी एज अ मनी मेकिंग सोर्स नहीं बनाने वाला हूँ। आई डिड इट फॉर द पैशन। तो कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया था उस वीडियो के एक पार्ट को। डो नॉट थिंक कि मेरी इंटेंशन उसमें कुछ गलत थी। एंड देन देयर वर अदर पीपल जो ऐसा कर रहे थे, जो ज़्यादा ही एक्सट्रीम चले गए, लाइक जिन्होंने गाली गलौज किया। एंड आई हैव गॉट DMs, आई डोंट नो कहाँ से, इंस्टाग्राम ID कुछ करके वो हो गया था लीक। एंड देन मुझे ऐसे मैसेजेस आए थे लाइक आई हैव गॉट योर लोकेशन दिस एंड दैट, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ब्रो वो टाइप के लोगों के लिए तुम्हें नहीं देखना है कंटेंट तो मत देखो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगेन एज आई मैंशन कि मैं ये मनी के लिए नहीं कर रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माई ओन सेटिस्फेक्शन। अगर इस पर व्यूज़ नहीं आता है, आई डोंट इवन केयर अबाउट इट। आई हैव गॉट अदर थिंग्स, आई हैव बीन वेरी बिजी इन लाइफ सिंस द पास्ट 1 year। तो वो चीज़ें हैं जो मेरा मेन फोकस है, यूट्यूब नहीं है ब्रो। एंड जस्ट इन केस कि इतनी इनसिक्योर तुम्हारी लाइफ है कि इतना ज़्यादा तुम्हें किसी के इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करके यू हैव टू डू थिंग्स लाइक गिविंग थ्रेट्स और समथिंग लाइक दैट, यू कैन जस्ट फक ऑफ, इट्स ओके ब्रो। एंड जिन लोगों को अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज़ किया, फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल आई एम वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ यू। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू। ऑलराइट जी।